हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ सी के लीगोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और प्रीएम्बल को डिस्कस करने का सिर्फ एक सोल मोटो है कि आपको ये समझ में आ जाए किसी भी बुक का, चाहे कॉन्स्टी हो या आईपीसी हो या सीआरपीसी हो, हमें प्रीएम्बल पे क्यों फोकस करना चाहिए। और अगर प्रीएम्बल को हम पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से उसको समझें। तो आज मैं आपको इन अ वे ये एक्सप्लेन करूँगा कि कहीं पे जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम में अपीयर हों, वहाँ पे अगर कॉन्स्टी या पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट है, तो उस कॉन्स्टी या पॉलिटी से आप कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में, और प्रीएम्बल इसमें कितना क्रूशियल होता है। प्रीएम्बल को समझने के बाद आपको किसी भी एक्ट को या किसी भी बुक को समझने का नज़रिया जो आपका बहुत वाइडर हो जाता है। बहुत शार्प तरीके से आप किसी भी बुक को या किसी भी एक्ट को समझ सकते हो अगर आप प्रीएम्बल समझ गए तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इस पर कि क्या डिस्कस करने वाला हूँ, वो तो फर्दर आपको सारे स्लाइड्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल से ही। तो जब प्रीएम्बल आप पढ़ेंगे तो देखिए प्रीएम्बल स्टार्ट होता है हमारा वी। मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ आपके लिए। वी एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद आपको वर्ड टू वर्ड एंड लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और एक्सप्लेन करते करते मैं आपको लास्ट में आके इसका ऑब्जेक्टिव्स बताऊँगा कि जो हमने आज पढ़ा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस तरीके से फ्रूटफुल रहने वाला है। तो देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expressions, belief, faith, and worship, equality of status of and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and the unity and integrity of the nations. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये आपको एक इतने जो पैराग्राफ्स हैं, कुछ ही पैराग्राफ्स हैं, मैं कहूँगा ये हाफ पेज से भी कम है, 1/4 होगा किसी पेज का। ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए सारी चीज़ों में रट्टेबाजी काम नहीं आती है। सारी चीज़ों में मैं चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को समझें तो उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड करें। आप अपना आप कॉन्सेप्चुअली जो भी आपका डाउट है वो आप क्लियर करें, तभी उस चीज़ पे आप एक कमांड बना पाएंगे। अदरवाइज अगर किसी चीज़ को मगअप करें तो भूल जाएंगे। लेकिन प्रियम्बल एक ऐसा चीज़ है, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जब भी आप कॉन्स्टी पढ़े तो सबसे पहले फोकस करें प्रियम्बल को। अगर आप प्रियम्बल समझ लिए तो मैं ये बोलूँगा हाफ ऑफ योर वर्क इज डन। आपका आधा काम संविधान को पढ़ने से पहले ही हो जाएगा। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि वी, एक क्वेश्चन यहाँ से ये फ्रेम किया जाता है कि हु इज़ सोवरीन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको देखने का वी द पीपल, तो आपका आंसर क्या होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे देखिए जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले 1 2 3 4, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है वो किसी अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किए गए थे, तो वहाँ पे आपको 1 देखने को मिलेगा। सिमिलर वे आप अगर यहाँ पे देखिए यूनिटी के यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेगा। यहाँ कहने का मतलब इसमें भी कुछ कई वर्ड्स हो सकते हैं, एक वर्ड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं जिसको अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि प्रेम्बल को कितने बार अमेंड किया गया है, बस एक बार अमेंड किया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमें ये देखने को मिलेगा कि प्रेम्बल को कब अमेंड किया गया था, तो अमेंड किया गया था 1976 में। चौथा क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, जो पहली बार या एक बार अभी तक जो प्रेम्बल को अमेंड किया गया था वो किस अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड किया गया था, तो वो था आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्रेम्बल को अमेंड किया गया था तो कौन कौन से वर्ड प्रेम्बल में इंसर्ट किए गए थे। तो आपको याद रखना है 3 वर्ड इंसर्ट किए गए थे। एक था आपका सोशलिस्ट, दूसरा था आपका सेकुलर, एंड तीसरा था आपका यहाँ पे इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स थे जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंसर्ट किए गए थे प्रियम्बल में, और अभी तक बस एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है। यहाँ तक आई होप क्लियर है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हर एक चीज़ का मैं आपको एक एक वर्ड को डिफाइन करूँगा कि डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, सोवरिन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको एक एक चीज़ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिसेस हैव बीन डिफाइंड।
कितने तरह के जस्टिस को डिफाइन किया गया है संविधान में। तो आप कई 395 आर्टिकल पढ़ लें तो आपको कहीं पे भी जस्टिस का डेफिनेशन नहीं मिलेगा, या फिर ये भी आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ जस्टिस कितने हैं, लेकिन आपको जस्टिस का यहाँ पे टाइप्स प्रियम्बल में देखने को मिलेगा। जस्टिस कितने तरह की जस्टिस की बात की जा रही है। एक है आपका सोशल जस्टिस नंबर 1, दूसरा है आपका इकोनॉमिक जस्टिस, एंड तीसरा है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। तो आप आसानी से, अगर आपको प्रियम्बल याद है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जस्टिसेस अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कितने तरह की लिबर्टी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए 5 तरह की लिबर्टी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। एक है लिबर्टी ऑफ थॉट, दूसरा है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशंस, तीसरा है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, चौथा है फेथ, एंड पांचवा है वर्शिप। तो ये भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। फिर आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा कितनी तरीके की इक्वालिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी हैव बीन डिफाइंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो प्रियम्बल को भी आप उसमें इंक्लूड करके चलोगे। ये भी किसी केस के थ्रू आया है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 तरह की इक्वालिटी की बात की गई है। एक है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये 2 तरह की इक्वालिटी की बात करता है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर एक बात आता है फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाले स्लाइड्स में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है, कई बार पूछा गया है कि प्रियम्बल को हमने अडॉप्ट कब किया गया था। तो अडॉप्ट हमने किया था क्या, 26 ऑफ नवंबर 1949, ये हमारा डेट ऑफ अडॉप्शन है। आप याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था। यहीं से एक क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको ट्विस्ट कर दिया जाए तो ये पूछा जाएगा ये इन फोर्स में कब आया था, यानी कि ये फोर्स में कब आया था पूरी तरीके से। तो वो अगर ये पूछा कि ये फोर्स में कब आया था पूरी तरीके से, तो 26 जनवरी 1950 आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, ये पूछा जाता है कि प्रियम्बल क्या इनेक्टेड है, अडॉप्टेड है, या कैसे है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड यूज किया है इनेक्टेड, प्रियम्बल क्या है, इनेक्टेड है, ठीक है। किसके लिए, हम भारतवासियों के लिए। हमने इसको खुद से बनाया और खुद को ही दिया है, हमने अपने भारतवासियों के लिए, सिटीजन्स के लिए दिया गया इसको, ठीक है। तो ये प्रियम्बल का मैंने आपको एक प्रीफेस बताया, एक प्रियम्बल को अंडरस्टैंड करने का तरीका बताया कि प्रियम्बल को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। कितने तरह के क्वेश्चंस आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। जब अगले स्लाइड में देखेंगे तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रियम्बल, चाहे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे प्रियम्बल आईपीसी का हो, सीआरपीसी का हो, या किसी भी बुक का हो, तो प्रियम्बल क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूँ कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो आपकी इंटरव्यू लेते हैं, उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो आपको सिंपली बोलते हैं कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। तो क्या कह रहे हैं आप, इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं आपसे कि आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दो, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ, ताकि वो समझ पाएँ कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है। तो आपने क्या किया, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दिया, तो उससे उनको ये पता चला आपके ओवरऑल वो ये जज करेंगे कि ओवरऑल इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या हो सकती है। तो प्रियम्बल भी कुछ ऐसा ही है। किसी भी एक्ट का या किसी भी बुक का जो प्रियम्बल है ये यही बताता है कि वो बुक कैसा होने वाला है। उस बुक को जो लिखा गया है, जो उसके राइटर है, उन्होंने दिमाग में क्या क्या चीज़ों को रखा था उस बुक को लिखते समय, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा होगा, उसका पर्पस क्या रहा होगा, और बुक को लिखा क्यों गया है। तो प्रियम्बल को आप सिंपल वर्ड में कहना आप डिफाइन करना चाहें तो प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और इट इज अ की टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द मेकर्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, और अगर आईपीसी है तो माइंड ऑफ द इंडियन पीनल कोड मेकर्स। तो इस तरीके से आप प्रियम्बल को डिफाइन करेंगे किसी भी एक्ट का, किसी भी बुक का, चाहे वो संविधान कहीं क्यों ना हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इट गिव्स एन आइडिया एज टू, ये किस तरह का आइडिया देता है प्रियम्बल। जब पढ़ोगे क्या देता है, ये हमें देता है सोर्स के बारे में। हमने जो कहा ना कि इंडिया क्या है, एक
सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो ये सारे क्या है, ये सोर्सेज हैं, आपको ये सोर्सेज आगे देखने को मिलेगा। तो प्रियम्बल क्या देता है, हमें आइडिया देता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि संविधान जो है ये किस तरीके का है, नेचर क्या है संविधान का, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, दैट वी हैव अडॉप्टेड, हमने जो फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, तो किस तरह का फेडरल है, यूनिटरी है, या यूनिटरी फेडरल दोनों का मिक्स है, दोनों कंबाइंड है। तो ये सारा नेचर भी आपको देखने को मिलेगा प्रियम्बल से। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रियम्बल का, क्या करना, जस्टिसेस के बारे में आपने देखा कि जस्टिस क्या होना चाहिए, लिबर्टी के बारे में आपने पढ़ा, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट द प्रियम्बल सिक्स टू अचीव। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका ऑब्जेक्टिव्स ये रहा था कि संविधान लिखने से पहले कि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के संविधान को बनाए, और इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना उनका ऑब्जेक्टिव्स रहा था, उनका पर्पस रहा था, उनका मोटो रहा था। ठीक है, कुछ भी कह लें आप। फिर उसके बाद आ रहा है डेट ऑफ एडॉप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 में। फिर माइंड ऑफ द ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है तो माइंड ऑफ द मेकर्स, या किसी और एक्ट की बात की जाती है तो माइंड ऑफ द दैट बुक मेकर्स। ठीक है, अगले स्लाइड में चलते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखना ही रखना है। एक है आपको 13 दिसंबर 1946 और दूसरा आपको 22 जनवरी 1947। क्यों मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, देखिए 13 दिसंबर 1946 का वो दिन है जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा में इंट्रोड्यूस किया था। तो क्या था, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन वाज प्रियम्बल मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होना चाहिए 13 दिसंबर 1946 इज द डेट व्हेन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर एक क्वेश्चन ये है, उस दिन तो इंट्रोड्यूस किया गया था, उस दिन तो मूव किया गया था। एक क्वेश्चन ये आता है कि चलो मूव करने के बाद उस पर डिस्कशन हुआ होगा, और फाइनली डिस्कस करने के बाद सारी संविधान सभा के जितने मेंबर्स थे उन्होंने सर्वसम्मति से उसको अडॉप्ट किया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि इसको अडॉप्ट कब किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया 13 दिसंबर को, और इसको फाइनली सर्वसम्मति से, सभी की सहमति से इसको अडॉप्ट कर लिया गया, संविधान में इसको शामिल कर लिया गया। ये डेट था 22 जनवरी 1947 को। तो ये दो डेट्स जो हैं आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम इसका एक वर्ड बाय वर्ड हम इसको इंटरप्रेट करेंगे और समझेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है। अब हम देखेंगे इट डिक्लेयर्स इंडिया एज, इंडिया को किस तरीके से देखता है, इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है। एक बोलता है जो इंडिया है वो क्या सोवरिन है, दूसरा बोलता है सोशलिस्ट है, तीसरा सेकुलर है, और चौथा डेमोक्रेटिक, एंड पांचवा बोलता है रिपब्लिक है। तो जो इंडियन स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स के नेचर किस तरह के हैं, ये सोवरिन है, संप्रभुत्व है, सोशलिस्ट है, सेकुलर इन नेचर है, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। तो जो भी स्टेट्स हैं, जिस स्टेट में भी आप रहते हो, उस स्टेट का ये 5 नेचर है, 5 तरह के नेचर आपको स्टेट में देखने को मिलेंगे। वो स्टेट ऐसा नहीं कि सेकुलर नहीं होगा, ऐसा नहीं डेमोक्रेटिक नहीं होगा, रिपब्लिक नहीं होगा, नहीं। रिपब्लिक का मतलब क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, आपके स्टेट में भी एक गवर्नर इलेक्टेड होता है। ठीक है, इन इंडिया में रिपब्लिक जो हम कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट को, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो है 5 तरह का नेचर है इंडियन स्टेट्स के। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने बात किया था कि संविधान के मेकर्स जो थे उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा था, संविधान को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या पर्पस था। तो आपको देखने को मिलेगा वो चाहते थे कि सिक्योर करें जस्टिस, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, किसके लिए, सारे सिटीजन्स के लिए, और क्या करें, प्रमोट करें क्या, फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशंस, एकता एंड अखंडता को बरकरार रखे कंट्री के। ये उनका ऑब्जेक्टिव्स था, किनका, दी माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो संविधान बनाए थे उनका ये ऑब्जेक्टिव रहा था। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक एक वर्ड को, मैंने जैसे बताया था कि एक एक वर्ड को मैं आपको इंटरप्रेट करके बताऊंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया जब हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि वेस्टिंग ऑफ अल्टीमेट सोवरेनिटी इन द पीपल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है ना, इसमें अल्टीमेट सोवरेनिटी होगा, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी,
कोई भी इस पे ऐसा नहीं कि इंटरफेयर करेगा या हम किसी और के विश पे या किसी और के डिज़ायर पे हम डिपेंड करेंगे, नहीं। अब हम सोवरिन है, अब हम पीपल ऑफ इंडिया क्या है, हमारे में अल्टीमेट अथॉरिटी वेस्टेड है। फिर उसके बाद आपको देखने में सोवरिन का कॉन्सेप्ट है। सोवरिन क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी विच इज़ नॉट डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। ऐसा तो नहीं है कि अभी भी हम ब्रिटिश रूल के अंदर है या हमारे जो कंट्री को ब्रिटिश के द्वारा रूल किया जा रहा है, नहीं। अब हम सोवरिन है, सोवरिन का मतलब संप्रभुत्व है, हमारे पास अथॉरिटी लेने का फुल पावर है, हम खुद से डिसीजन ले सकते हैं, अपने कंट्री के लिए रूल्स बना सकते हैं, अपने कंट्री को गवर्न कर सकते हैं, तो ये होता है सोवरिन। सोशलिस्ट का मतलब होता है इट सीक्स टू अचीव सोशलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स एंड मेथड्स। सोशलिस्ट का मतलब होता है जो भी आप एंड्स या जो भी मीन्स अपनाओगे किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जांपल डीपीएसपी है, जो स्टेट्स जो हैं वो स्टेट की ड्यूटी है कि डीपीएसपी को अचीव करें। डीपीएसपी एक आप देखे होंगे कि सोशल वेलफेयर मेंटेन करे स्टेट। तो जो सोशल वेलफेयर मेंटेन करने का जो स्टेट मीन्स अपनाएगा वो मीन्स अनडेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक मीन्स होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकुलर देखोगे, सेकुलर का सिंपल मतलब होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा और ये सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक का एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक अब्राहम लिंकन का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है जो कहा, जिसमें अब्राहम लिंकन स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो यही डेमोक्रेसी है। और रिपब्लिक का मतलब जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इंडिया में हेड ऑफ स्टेट क्या होंगे, इलेक्ट किए जाएंगे। और इंडिया में जो है रिपब्लिक, सिंस इंडिया इज अ रिपब्लिक, तो इंडिया के जो हेड ऑफ स्टेट कहलाते हैं वो कहलाते हैं प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो प्रेसिडेंट आंसर होगा। अगर ये पूछा जाए हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दो बेसिक डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे हम आते हैं तो हमें देखने को मिलेगा सोशल जस्टिस। इस सोशल जस्टिस क्या होता है, सोशल जस्टिस का मतलब होता है एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। या आपको आर्टिकल 51, आर्टिकल 15 में आपको 15 में देखने को मिलेगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया, आप रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वेल्थ के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, नहीं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। और सेम नोशन आपको देखने को मिलेगा फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी। फिर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है, एन इक्वल, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल स्पेस ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल 326 किसकी बात करता है, एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड 52 to 62 कोई भी व्यक्ति अगर वो एक रिक्विजिट क्वालिफिकेशन उसके पास है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटिकल जस्टिस के नोशंस को अलग अलग आप संविधान के प्रोविजंस में आपको देखने को मिलेंगे। फिर इक्वालिटी का मतलब होता है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दो चीज़ की बात की जा रही है कि आपका स्टेटस एंड आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेस पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल 16 को देखें तो वहाँ पे 7 ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, 5 तो वही आर्टिकल 15 वाले हैं, और दो आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेसेंट अगर दो को ऐड कर दे तो 7 ग्राउंड हो जाएगा। तो इन ग्राउंड्स पे आपके साथ स्टेटस के बेसिस पे या फिर अपॉर्चुनिटी आपको डिनाई नहीं की जानी चाहिए आपकी जो है 7 ग्राउंड के बेस पे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी होना चाहिए सब में। अब देखो एक चीज़ आपको और समझना पड़ेगा, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स होना चाहिए, नॉट इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स। जो इक्वालिटी है वो इक्वल वर्क के लिए होना चाहिए, इक्वालिटी अनइक्वल वर्क के लिए आप डिमांड नहीं कर सकते हो। फिर आपका आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम टू चूज वंस वे ऑफ लाइफ, हैव पॉलिटिकल व्यूज एंड बिहेव इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल नोटा, मान लो कि लिबर्टी आपके पास ये स्वतंत्रता है, अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप जब इलेक्शन में अपने वोट को कास्ट करने जाते हो, आपको कोई पसंद नहीं आता, क्या करते हो, आपके पास एक ऑप्शन है ना कि आप नोटा नन ऑफ द अबव पे आप वोट कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो। ये अपना डिसेंट आप जाहिर कर सकते हो कि आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। फिर आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब फीलिंग अ ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री, राइट। ये सिंपल, आई होप यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं है। अगली स्लाइड में चलते हैं। अब
सवाल ये आता है, देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ट्रिकी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इस प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सवाल ये बनता है, इस सवाल पे 3 केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। इन रे बेरुबारी केस, ये नंबर 1 है, और दूसरा है आपका इंडे बेरुबारी के बाद है केशवानंद भारती केस, नंबर 2, और तीसरा केस है लेटेस्ट बीइंग आपका यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया। ये 3 केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे, साइट करने पड़ेंगे, जहां पे भी आपको आंसर लिखना है, जहां पे ये पूछा गया है क्या प्रीएम्बल संविधान का भाग है। तो देखिए इन रे बेरुबारी केस में तो ये कहा गया कि नहीं, प्रीएम्बल जो है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती को इस चीज़ को ओवर रूल कर दिया गया, और केशवानंद भारती में ये कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का भाग है। और फिर लेटेस्ट बीइंग जो 1992 आई थिंक यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया में ये हेल्ड किया गया, केशवानंद भारती के केस को रिआइट्रेट किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। केशवानंद भारती में ये कहा गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया में एक चीज और ऐड कर दिया गया, इंटीग्रल पार्ट। प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये 3 केसेस आपको याद रखनी है। ये 1960 का है, ये 1973 का है, और ये 1992 का केस है, ठीक है। तो 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगले स्लाइड पे आएंगे तो आपको थोड़ा डाउट क्रिएट होगा। यहाँ पे मैंने क्या पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने था पार्ट, कि प्रीएम्बल पार्ट है कि नहीं है, लेकिन हाँ आज के दिन में स्टेटस क्या है कि प्रीएम्बल इज द पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रीएम्बल पार्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है, ये संविधान का पार्ट नहीं पूछा है, देखिए क्वेश्चन बदल गया है, ध्यान दीजिएगा। ये पूछा गया कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पिछले वाले स्लाइड में मैंने क्या पूछा था, पिछले स्लाइड में हमारा क्वेश्चन था क्या प्रीएम्बल संविधान का भाग है, और यहाँ पे पूछा गया है क्या प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर तीसरा है हाउ मेनी टाइम्स प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड सो फार। तो देखिए अगर आप इसको, आपका आंसर पॉजिटिव में आता है, आप कहते हो कि हाँ प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो हम इसको अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बताया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973, दैट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। तो अगर आप ये कहोगे तो प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया था, लेकिन क्या प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, प्रीएम्बल को बिल्कुल अमेंड किया जा सकता है। तभी तो आप देखोगे देखे थे 42nd अमेंडमेंट, केशवानंद भारती तो केस 1973 की थी, लेकिन प्रीएम्बल को 1976 में 42 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंसर्ट 3 वर्ड इसमें ऐड किए गए थे, अमेंड किया गया था। तो प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। जब प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है तो इसी से डेरिवेटिव डेफिनेशन निकाल लो आप, आपको पता चल जाएगा कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। प्रीएम्बल इज पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट प्रीएम्बल इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एक थिन सी लाइन है, ये इसको आपको समझना है। अब सवाल ये आता है कि प्रीएम्बल को कितने बार अमेंड किया गया है आज इन दिनों तक, आज के दिनों तक सिर्फ वंस। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में मैंने आपके लिए कुछ MCQ रखा है, ये देखने के लिए आपको ये टॉपिक कितना समझ में है। वैसे तो MCQ इसमें बहुत सारे बनते हैं, कुछ ही MCQ आपको देखने को मिलेंगे, 2-4 MCQ होंगे। How many times preamble have been amended so far or till date? तो just once। कब? 42nd Constitution Amendment Act 1976। दूसरा क्वेश्चन है कि which of the following words have not been used in the preamble? तो belief, liberty of thought expression, faith belief and worship, तो belief तो यूज किया गया है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी भी यूज़ किया गया है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी भी यूज़ किया गया है, लेकिन फ्रीडम का कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है प्रीएम्बल में। तो हमारा यहाँ पे क्या नेगेटिव में आंसर है हमारा, नॉट बीन यूज्ड इन द प्रीएम्बल, तो फ्रीडम को यूज़ नहीं किया गया, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझने, थोड़ा सा ट्रिकी, ज़्यादा नहीं। अब इसमें पूछा गया है the preamble provides that the citizens the liberty of thought expressions faith belief and worship। जो preamble है सारे citizens को, एक चीज़ और याद रखिएगा, preamble जो है ये बेनिफिट किसको देता है, citizens को देता है, नॉन सिटीजन्स को नहीं है।
ये सर बेनिफिट दिया गया सिटीजन्स को। अब सेम कुछ आर्टिकल जैसे 15, 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30, दीज आर द 5 आर्टिकल्स विच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ओनली, नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है। तो सेम प्रीएम्बल जो ये बेनिफिट आपको दे रहा है किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, क्या, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप्स। तो ये स्टेटमेंट 1 तो सही है, यस हमने इसको पढ़ा है, ये है। फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है द सिटीजन्स आर इंटाइटल्ड टू अनहिंडर्ड लिबर्टी। बात तो सिटीजन्स की जा रही है, लेकिन अनहिंडर्ड का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड लिबर्टी। क्या सिटीजन्स की जो लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट है, उस पर कोई रीजनल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारे गलत हो जाता है, तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओनली 1। राइट, चलिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। 2 क्वेश्चन आसान है बट फिर भी। विच वर्ड्स वर इंसर्टेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इनमें से किन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के तहत इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल में। आपके पास ये 4 ऑप्शंस स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस को देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, दूसरों तक भी वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय, टेक केयर।